रीतिकाल के नामकरण की समस्या, रीतिकाल के नामकरण की क्या समस्या रही। तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है एक स्लाइड के माध्यम से कि रीतिकाल को ही हिंदी साहित्य का जो उत्तर मध्यकाल है उसे ही रीतिकाल कहा जाता है। इसमें सन दिखाया गया है 1700 विक्रमी संवत से लेके 1900 विक्रमी संवत। रीतिकाल का नामकरण जो है यहाँ पे स्क्रीन पे 4 दिखाई दे रहा है: अलंकृत काल, श्रृंगार काल, अलंकार काल और कला काल। अब ये काल किसने क्या क्या कहा है, अब इन काल पे हम चर्चा करते हैं। श्रृंगार काल जो है ये श्रृंगार काल नाम किसने दिया, तो पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने जो है श्रृंगार काल नाम इसका दिया। यह नामकरण उपयुक्त नहीं है क्योंकि इस युग में श्रृंगार रस के अंगों का जो है विविध विवेचना नहीं हुआ। दूसरा कारण ये रहा कि इस नाम में माने इसके नामकरण में वीर आदि अनेक रसों का बोध नहीं होता। तृतीय यह कि इस नाम में जो है समस्त रीतिवादी काव्य प्रवृत्तियों का भी बोध नहीं होता, इसलिए श्रृंगार काल नाम कहना भी सार्थक नहीं है, ये उचित नहीं है। अब है अलंकार काल। अलंकार काल नाम किसने दिया, तो मिश्र बंधु जो 3 भाई थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, इन तीनों लोगों ने मिलकर मिश्र बंधु नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, जिस पे चर्चा हुई थी। पहला दूसरा तीसरा भाग जो है 1913 में प्रकाशित हुआ था और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। तो वही मिश्र बंधु लोग हैं जो हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल के लिए अलंकार काल की संज्ञा दी। उन्होंने यह नामकरण जो है अलंकार ग्रंथों की प्रधानता के आधार पर दिया। यह नामकरण भी उपयुक्त और सटीक नहीं है क्योंकि इसके नामकरण से इस काल की समस्त चेतना जो है उद्भासित नहीं होती। दूसरा यह कि इस युग की कविताओं में अलंकारों की प्रधानता है, किंतु अलंकार इस युग की कविता की आत्मा नहीं है। ठीक। तीसरा काल विभाजन है कला काल। कला काल नाम जो है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दिया। यह नामकरण भी उपयुक्त और तर्कसंगत नहीं है क्योंकि रीतिकालीन कविता का भाव पक्ष उतना ही संपन्न व समृद्ध है जितना कला पक्ष। कला पक्ष नामकरण से रीतिकाल का भाव पक्ष स्पष्ट नहीं होता। अब आता है चौथा जो है वह रीतिकाल। रीतिकाल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को उत्तर मध्यकाल को जो है रीतिकाल का नाम दिया, जो अत्यधिक आलोचकों द्वारा मान्य व परंपरा से स्वीकृत है। जो है रीतिकाल नाम जो है उपयुक्त है क्योंकि रीतिकाल में रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध व रीतिमुक्त ये जो 3 काव्य धारा प्रभावित हुई उसमें रीति शब्द जो है सर्वत्र सुरक्षित है। दूसरा, रीतिकाल कहने से रीतिकाल की कोई भी महत्वपूर्ण जो है विशेषता माने अलग नहीं होती, सारी प्रवृत्तियां इसमें आ जाती हैं। तीसरा, रीतिकाल में अत्यधिक कवियों ने रीति अर्थात रस, नायिका भेद, नखशिख वर्णन, अलंकार, छंद, काव्यांग निरूपण, काव्य सृजन किया। इसलिए रीतिकाल नामकरण करना सर्वथा सही है, कहीं से गलत नहीं है रीतिकाल। इसीलिए रीतिकाल का नाम रीतिकाल उपयुक्त है, मैंने कारण बता दिया। आगे हम आते हैं, अब चर्चा कर लेते हैं रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ या रीतिकाल की विशेषताएं। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, मैंने स्लाइड मारा है, स्लैश दिया है। प्रवृत्तियाँ विशेषता दोनों एक ही चीज़ होती हैं। रीतिकाल की कुछ प्रवृत्तियाँ ऐसे हैं, इसमें श्रृंगार निरूपण किया गया, श्रृंगारिकता की प्रधानता थी, राज प्रशस्ति थी, इसमें नीति और भक्ति कविताएं लिखी गईं, अलंकारता की प्रधानता थी, नायिका भेद, ब्रज भाषा की प्रधानता थी, प्रकृति चित्रण था, काव्य रूप था, नारी के रूप में जो है कामुक दृष्टि थी जो है इसमें किसमें रीतिकाल में, और जो है चमत्कार प्रदर्शन एवं जो है बहुज्ञता की प्रधानता थी इस कालखंड में।
इस तरह से हम लोगों ने आज सिर्फ रीतिकाल के नामकरण और रीतिकाल की प्रवृत्तियों पे चर्चा हम लोगों ने की। कल हम लोग रीतिकालीन कवियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त और रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। कल हम लोग ख़त्म कर देंगे रीतिकाल। एक बार मैं और बताना चाहता हूँ, 3 भाग में मैंने रीतिकाल को पढ़ाया है। इन तीनों भाग को समराइज करते हुए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देते हुए, मैं कल आपको रीतिकाल का जो है यूट्यूब का लिंक भी शेयर करूंगा। आप उस लिंक को टच करके आप उस वीडियो को अवश्य देखिएगा, उसमें कुछ अलग से जानकारी आपको मिलेगी। आज के लिए धन्यवाद। हाँ, PDF भी मैं कल ही आपको शेयर करूंगा नोट्स बनाने के लिए। आज के लिए धन्यवाद।